कोशिश करें, जो अगर आप जिस जाति और वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न लिए हैं उस जाति वर्ण व्यवस्था को आप कायम रखें। अगर आप अपने से ऊंचे या छोटे जाति पर मैरिज करते हैं और उससे जो बच्चा पैदा लेगा वो वर्ण संकर होगा, वो जो है आपके लिए शुभदायक नहीं होगा। आज जो मोदी बोला है जो घर घर तिरंगा, अबे गधे 70 साल तक तेरे आरएसएस प्रधानमंत्री की गधा बोल रहे हैं। गधा सर, शोभा सिंह की गद्दारी, सिख कौम की गद्दारी से भगत सिंह की फांसी हुई। थे नहीं तो नहीं, सम्राट कोई अच्छे आदमी तो थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? अपने फादर को ही वो कैद में रख करके और सत्ता छीना था। तो फिर तो आप अशोक स्तंभ को भी नहीं मानते होंगे। हम अभी किसी को नहीं मानेंगे, न हम राष्ट्रीय तिरंगा को मानेंगे जब तक हमें मिथिला राज नहीं मिलेगा। हम राष्ट्रीय तिरंगे से क्या समस्या? इसलिए जो हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं, पहले ब्रिटिश रूपी जल्लाद के गुलाम थे, आज हम अपने ही बीच के खद्दर रूपी जल्लादों का गुलाम हूँ। मैं जिस दिन 5 बच्चे ने आत्मदाह कर लेगा उस दिन मिथिला राज ऑटोमेटिक बन जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और मेरे साथ एक खास व्यक्ति हैं। नाम है संतोष झा मैथिल। पत्रकार हैं, तहलका के लिए भी काम कर चुके हैं, सनसनी के लिए भी काम करते हैं और अपना अखबार भी चलाते हैं, अपनी ही संपादकीय चलाते हैं। बड़े लंबे समय से मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ दिलचस्प बातें बताई इन्होंने कि मिथिला राज्य में क्या क्या हुआ करता था और मिथिला राज्य अगर बन जाए तो होगा क्या। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। मिथिला राज्य की ये जो मांग है, अगर ये पूरी हो जाती है तो मिथिला में रहने वालों को, मिथिला राज्य जब बन जाएगा उसमें रहने वालों को मिलेगा क्या? मिथिला राज्य अगर बनता है तो मिथिला का पलायन सबसे पहले रुकेगा। जो वहाँ के जो लोग पलायन होके अदर स्टेट में जाते हैं जहाँ पर उनको नाना प्रकार की यातना झेलना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र में आप सुनते होंगे जो बिहारी को यहाँ से भगा देंगे, या दिल्ली में कई बार आवाज़ उठी, जैसे शीला जी भी आवाज़ उठाई थी, और कई पार्टी के लोग कहते रहते हैं जो ये लोग हमारे ऊपर बोझ हैं। तो मिथिला राज्य बनने से पहले तो मिथिला का पलायन रुकेगा, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो विकास होगा। करीबन 23 मिल है हमारे यहाँ लगभग, जिसमें चीनी मिल रैयाम ऐसी थी जो पूरे वर्ल्ड में नेशनल चीनी मिल थी। वहाँ की जो चीनी होता था वो क्वालिटीदार होता था। वहाँ जूट मिल है, पेपर मिल है, ये सब फिर से पुनः स्थापित हो जाएगा और मिथिला का विकास होगा। तो मिथिला का पलायन रुकेगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से बनेगा मिथिला राज्य। बड़ी ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं कहूँगा उसे, कि आप कुछ बलिदान देने की बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए मुझे। ऐसा है, किसी भी राज्य की और किसी भी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए आहुति देनी पड़ती है, बलि देनी पड़ती है। बलि देनी पड़ती। जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूपी जल्लादों से, तो उस वक्त सारे गांधी ही नहीं थे। अगर सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं होते तो ये एक के बदले दूसरा थप्पड़ खाने से आज़ादी नहीं मिलता। उसी तरह मिथिला आज़ादी के लिए आज 70 साल से जो हमारे बुजुर्ग धुआं उठा के आग रखे थे, उसको आग में प्रज्वलित करने के लिए एक ये युवा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो गठन किया, वो बड़े शिक्षित और तरीके तौर के साथ उन बच्चों ने इसका आह्वान किया। आज 8 साल पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अपनी हुकार दिल्ली की दस्तक दी थी। मगध सरकार को ललकारा था, जो मगध से लेके सांसद तक हम घेराव करेंगे और मिथिला राज छीन के लेंगे। पहले हमारे बुजुर्गों का नाम। अब कहाँ है मगध सरकार? अब तो बिहार सरकार है। मगध सरकार कहाँ है? बिहार सरकार मगधी ही सरकार है, उसे अच्छा। हम मगध की ही संज्ञा देते हैं और आज भी देते तो मगध सरकार में समस्या क्या थी? मगध सरकार में सम्राट अशोक थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त थे। अशोक सम्राट कोई अच्छे आदमी तो थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? अपने फादर को ही वो कैद में रख करके और सत्ता छीना था। अच्छा। और उसके बाद मिथिला राज इसलिए है जो मिथिला प्रदेश हुआ करता था। जब भारत की बंटवारा हुई तो ये मगध सरकार ने हमारे को कब्जा करके और पूरे को बिहार में मिला लिया। अगर हमारा राज बनता है तो उसके लिए विकास अलग होगा। 38 जिला है। तो फिर तो आप अशोक स्तंभ को भी नहीं मानते होंगे। हम अभी किसी को नहीं मानेंगे, न हम राष्ट्रीय तिरंगा को मानेंगे जब तक हमें मिथिला राज नहीं मिलेगा। हम राष्ट्रीय तिरंगे से क्या समस्या? इसलिए जो हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं, पहले ब्रिटिश रूपी जल्लाद के गुलाम थे, आज हम अपने ही बीच के खद्दर रूपी जल्लादों का गुलाम हूँ। मैं सिर्फ भारतीय संविधान के नाम लेके बताइए, किन के गुलाम है? कौन आपको गुलाम? भारत में जो सत्तासीन
फकीर सम्राट कहे जाते हैं, 56 इंची का सीना कहे जाते हैं, जो मिथिला में जाके पाग और मखान का माला पहनते हैं और बाद में मिथिलावासी को सताते हैं, उनको मैं ललकारता हूं। जो आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने इंद्रप्रस्थ की धरती, हस्तिनापुर की धरती, राजधानी दिल्ली में आके पीला क्रांति किया है, और ये उनको चेतावनी दिया है जो आप ही के पूर्वज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अष्टम अनुसूची में इसको स्थान दे करके और कहे थे, जो हनुमान मिथिला राज की आप मांग करोगे, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था जो हाँ अगर दोबारा आपकी सत्ता आएगी तो हम मिथिला राज लेके आपसे रहेंगे। लेकिन 13 दिन की सरकार बनी अटल जी की, और बंगारू लक्ष्मण का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आज स्टिंग ऑपरेशन बटन कैमरा से होता है, उस टाइम मेट्रोला से हुआ था, और तरुण तेजपाल के डेस्क एडिटर तहलका के जरिए हम लोग ने पार्लियामेंट में क्या बोला था बंगारू लक्ष्मण ने उसमें? बंगारू लक्ष्मण ने पैसे की लेन देन हुई थी, डील हुई थी, और वो रिकॉर्डिंग हुआ था। उस टाइम विजुअल नहीं था, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग के तौर पर अटल जी की 13 दिन की सरकार गिरी थी। बंगारू लक्ष्मण के ऑडियो जी, जो आप सरकार बता रहे हैं, तो क्या आप मिथिला में वही सरकार बना लेंगे जो सिर्फ उन्नति ही करेगी, बिहार के लोग, फिर मिथिला के लोगों को जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक विकास होगा, आप सरकार बना लेंगे तब? इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। हाँ। इसके लिए बहुत सी बलिदान देना होगा, और वो वक्त आ चुका है। जो हमारे ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बच्चे, मिथिला के बच्चे, कौन बलिदान देगा? भगत सिंह, राजगुरु, हमारे ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, और लास्ट में यही होगा जो जयनगर से मिथिला के जो अंतिम नक्शा, नेपाल जो है, जहां माओवादी नक्सलवादी कह करके तराई वासियों को धमकाया जाता है, वहां से लेके और दिल्ली इंद्रप्रस्थ धरती तक, जिस दिन 5 बच्चे ने आत्मदाह कर लेगा, उस दिन मिथिला राज ऑटोमेटिक बन जाएगा, और वो वक्त दूर नहीं है। अगर सड़क तो आप आत्मदाह के लिए उकसा रहे हैं नौजवानों को? उकसा ही नहीं रहे हैं, वो वक्त का जरूरत है। अगर हुआ तो हम उन बच्चों पर नहीं उत्साहित होंगे। आत्मदाह कर लेना ठीक है, करने के लिए तत्पर है। एक कलमकार जो है पार्लियामेंट, तो अब पहले नंबर पे आप क्यों ना हो? हम कोई बच्चा क्यों हो? हम स्वयं तैयार हैं। पूरी जिंदगी बाकी है, कोई जिंदगी बाकी नहीं है, हम तत्पर हैं उसके लिए। और वो वक्त आने वाला है जिस दिन स्वयं एक कलमकार अपने राज्य के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, उन्हों को तो अंग्रेजों ने जेल में बंद किया, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे क्रांतिकारी जेल नहीं जाएंगे। वो खुद अपनी पिस्तौल से अपनी आत्मदाह कर सकते हैं, लेकिन सत्ता छीन के रहेंगे। आत्मदाह कर लेना, आत्महत्या कर देना, क्या कर लेना, क्या आप इसको क्रांति कहते हैं? हाँ, ये गूंगी बहरी सरकार ऐसे नहीं सुनती है। जब तक आप किसी को जिंदा, ये जो भगत सिंह का जो आइडिया और डायलॉग आप उठा रहे हैं ना, भगत सिंह ने खुद अपनी किताब में कहा था कि हमसे गलती हो गई, कि हमें सुनिए, हमें सॉन्डर्स को नहीं मारना चाहिए था। भगत सिंह ने खुद कहा था, ठीक है। जो बात भगत सिंह ने कही थी ना, जो बम उन्होंने फोड़ा था, वो किसी की हानि के लिए नहीं था, उसमें किसी की जान नहीं गई थी। आप जो बात कर रहे हैं, 5 लोगों की जान लेने की बात कर रहे हैं आप हत्यारे कहलाएंगे अगर आप ये कोई बात नहीं। अगर मैं अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी धर्मभूमि के लिए अपना आत्मदाह करके और उसे मुक्ति करा सकूं, तो मैं भी एक अपने आप को जो है स्वाभिमानी समझूंगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। और तो आप ये कहीं ना हम आत्मदाह कर लेंगे, किसी बच्चे को काय करवा रहे हैं? हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। जब हम करने के लिए तत्पर है तो हमारे बच्चे भी कर लेंगे। और भगत सिंह को अगर सिख कौम गद्दारी नहीं किया होता, सर शोभा सिंह ने अगर गवाही, कौम ने गद्दारी की भगत सिंह के साथ, शोभा सिंह ने अगर बयान नहीं दिया होता तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। और सर शोभा सिंह के नाम पर ये पूरे कनार प्लेस और दिल्ली की धरती उनके ब्रिटिश के दलाली से मिले हुए हैं। और ये हम नहीं कहते, ये लिखित है। आप गूगल पे सर्च करिए और सर शोभा सिंह के बारे में नॉलेज लीजिए। सर शोभा सिंह की गद्दारी, सिख कौम की गद्दारी से भगत सिंह की फांसी हुई, नहीं तो नहीं होती। आप पे इल्जाम लगता है कि ये जो आंदोलन है मोस्टली अपर कास्ट का आंदोलन है और वही सिर्फ मिथिला राज्य चाहते हैं। जो मिथिला में जन्म लिया है वो सब मैथिल संतान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माँ जानकी का संतान है। मिथिला के कण कण में, मिथिला के बच्चे बच्चे में, मिथिला के हर धरती पर मैथिल संतान है। वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होगा, मिथिला राज होगा, लेकिन वहाँ जाति धर्म पर न आज टिका है और न होगा। कुछ उपद्रवी बैठे हैं, पॉलिटिशियन धारी, सत्ताधारी, जो खद्दर रूपी जल्लाद हैं, जो मिथिला की आज़ादी को नहीं होने देना। नीतीश कुमार को कह रहे हैं क्या जल्लाद आप? नहीं, केंद्र सरकार भी जल्लाद है उसमें। खद्दर रूपी जितने हैं सत्ता में, खद्दर रूपी मतलब पॉलिटिशियन। अच्छा। वो हमारे बिहार का सरकार हो या दिल्ली में बैठे हुए 56 इंची की सेना, वो भी गद्दार हैं। अगर मिथिला राज्य मिल जाता है तो आपको किसी सरकार से कोई बैर नहीं है? मिथिला राज हमें चाहिए। उसके बाद हमें उन
खद्दर रूपी जल्लादों से तब भी बैर है जो किसी भी स्टेट के साथ सौतेलापन का व्यवहार करेगा, वहाँ हमारी आवाज़ बुलंद होगी। मैं अभी आपके आंदोलन में ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो पीछे से आवाज़ आई, बोले कि आपको नीतीश कुमार ने भेजा है क्या, जो जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। तो ये कहाँ से एंगल आया है? ऐसा है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था। ये जंतर मंतर है और ये इंद्रप्रस्थ की धरती है और जनता दल यूनाइटेड की ऑफिस सामने है। तो हर क्षेत्र में हर लोग के बीच में कुछ उपद्रवी होते हैं जो हमारे बीच में भी हैं। आपकी ये वाली टी शर्ट पहने हुए थे। हाँ, वो उनको भी टी शर्ट पहना दिया जाएगा खरीद के, बाजार से खरीद लो, हमारी प्रिंट करा लो, पहना दो और हमारे बीच में उनको झोंक करके और उनको कुछ करवा दो। हाँ। ये उपद्रवी सत्ता। तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप उनसे जो है कोई मतलब नहीं है, आप जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, समर्थन में क्या है? जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए जो उससे क्या होता है तो उस राज्य की, उस समाज की विकास होता है। उस एंगल से ये पता लगता है जो हमारे राज्य में इसी जाति वर्ग विशेष के लोग हैं, ये अभी तक उठे हैं या ये शोषित हैं। जातीय जनगणना तो उचित है, संवैधानिक उचित है और ये आज नहीं होनी चाहिए। अभी ये आज़ादी के ये 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। ये क्या है? ये 56 इंची का सीना ने स्क्रैच दिया है। ये आज़ाद भारत के गुलाम जनता है जो ताली बजाओ थाली बजाओ। आपकी माँ बीमार होगी तो आप मेडिकल लेके जाएंगे या थाली पीटेंगे उनके सर के पास? आज जो मोदी बोला है जो घर घर तिरंगा, अबे गधे 70 साल तक तेरे RSS प्रधानमंत्री की गधा बोल रहे हैं। गधा, बताइए, गलत बात। हाँ, जो फकीर सम्राट कह रहा है अपने आप को, वो चोर है। वो कहता है मैं भीख मांगता हूँ, सोमालिया का लुटेरा है। जब से मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ तो सोमालिया का जहाज लूटने वाला कहाँ गायब हो गया? पान और मखाना और माला पहन के मिथिला से आते हैं और कहते हैं आज मिथिला राज्य के लिए उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ जंतर मंतर से, इंद्रप्रस्थ की धरती से, जो ये खद्दर रूपी जल्लाद की गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने ब्रिटिश रूपी जल्लाद से आज़ाद हो गया, लेकिन ये खद्दर रूपी जल्लाद से आज़ादी नहीं हुई है। हम इस सत्ता को स्वीकारते नहीं हैं। अच्छा, अभी एक और व्यक्ति मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि हमें मिथिला राज्य में कोई आरक्षण भी नहीं चाहिए। हाँ, मिथिला राज्य जब बनेगा, हाँ, जब मिथिला राज्य बनेगा तो वहाँ जाति धर्म वर्ग विशेष की बंटवारा नहीं होगी। अच्छा। वहाँ सिर्फ मानव धर्म हमारा होगा। वो कोई आरक्षण नहीं होगा। कोई आरक्षण नहीं होगा। मिथिला की धरती धार्मिक धरती है। हाँ। जहाँ स्वयं सीता, अहिल्या, वशिष्ठ ऐसे ऐसे धर्माचार्य वहाँ उत्पन्न हुए हैं। ऐसे जगहों को हम दागदार नहीं करेंगे, कलंकित नहीं होने देंगे। लेकिन ये सत्ता रूपी जल्लाद को चेतावनी देता हूँ। तो मिथिला राज्य में आप भी अपनी जाति छोड़ देंगे? हाँ, मिथिला राज्य में हम अपनी जाति, झा लगाना छोड़ देंगे, शर्मा जी लगाना छोड़ देंगे। वर्ण व्यवस्था एक अलग है और वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जातीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जाति व्यवस्था निकली कहाँ से? वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था को जो है ना खंडित किया गया। अच्छा, जाति किया? जाति कैसे बनाया जाता था? समाज में ब्राह्मण को उच्च कोटि के मानते हैं। हाँ। कौन होता है ब्राह्मण? ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। अच्छा। ब्रह्म का जो है ध्यान करता हो, ब्रह्मचर्य से रहता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उपद्रवी नहीं होते हैं, ब्राह्मण दुष्ट नहीं होते हैं, ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण किसी की अनहित नहीं सोचते। अच्छा, ब्राह्मण गुजरात में जो हुआ, वहाँ के एक नेता बोलते हैं कि ये जिन्होंने रेप किया वो ब्राह्मण है, इनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा है, रेप करने वाला वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो या कोई भी मानव हो, ये भारत सरकार तो खद्दर रूपी जल्लाद है। नहीं तो रेप करने वाले को, जो बहू बेटी को छेड़ता है, उसे इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। कोर्ट कचहरी और थाना की जरूरत नहीं है, मार देना चाहिए। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर एक आदमी के चक्कर में पूरा 1000 आदमी परेशान है तो उस एक आदमी को मार देना ही उचित है। ये हमारा भारतीय संविधान। आपको हार्डलाइनर कहा जाएगा कि आप हत्या की जो है न्याय को चलाते हैं, हत्या कर देने को न्याय मानते हैं। हम हत्या करने को न्याय इसलिए मानते हैं जो इससे एक व्यक्ति से 1000 आदमी दूषित है तो उस एक आदमी को जिंदा रहना उचित नहीं है। ये इसके लिए मुझे हत्यारा का ब्लेम लगे या क्रिमिनल का लगे, वो सहज मुझे सब स्वीकार है। हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक नहीं, आजाद नागरिक हैं जी। यानी कि मिथिला राज्य में वर्ण व्यवस्था होगी, जाति व्यवस्था नहीं होगी। वर्ण व्यवस्था आप
किस तरह से चलाएंगे वो, और उसे जाति में कैसे तब्दील ना हो पाए वो? वर्ण व्यवस्था इस तरह चलाएंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। जो हर ब्राह्मण ने, हर राजपूत ने अपने गांव में नाई को, धोबी को, मोची को, डोम को लाके बसाते थे। जो है उनके पास जमीन लेकिन की काम, थी। लेकिन तब भी वो नाई मोची डोम ही रहते थे, उनका जो है वो उत्थान नहीं होता था। लेकिन आज उनका उत्थान है। उनके बच्चे हमारे बीच में आकर के शिक्षित हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। सबसे ज्यादा मिथिला धरती से आईएएस और आईपीएस है आज भी। फिर और भी वो सारे सवर्ण हैं। सवर्ण नहीं है, क्या उसमें सवर्ण नहीं है। 15% अदर कास्ट भी हैं। 15% है, 75% सवर्ण है। 75% नहीं है, ये सब एक घालमेल है। मुश्किल से 40% सवर्ण है। डेटा चेक करिए सर आप। डाटा चेक करिए, मेरे पास उनका सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें 81 सेक्रेटरी हैं। हाँ, एक ओबीसी है, एक एससी है, बाकी सारे के सारे सवर्ण हैं। तो ये किसका है कहानी? ये सत्तासीन जो जल्लाद बैठे हैं, ये उनकी लॉबी है। हाँ। जमीन पर नहीं है। जमीन पर अगर आप, जमीन पर जातिवाद नहीं है। जमीन पर जातिवाद कहाँ है? अगर आप जिस गांव में रहते हैं, सुनिए, आप किसी मोहनदम को अपने यहाँ किराए पे रखे हैं, एक नॉर्मल बात, अगर उसको कोई बिना मतलब का कोई पीटने आ जाए तो आप उस वक्त में क्या करते हैं? उसकी बचाव पक्ष करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर फिर कहाँ जाति और वर्ण व्यवस्था है भाई? जब मैं आपके बताता हूँ दिल में कहाँ नहीं है। जाति और वर्ण व्यवस्था जी, है। बताइए। आपकी शादी कैसे हुई थी? हैं? आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी, मैं स्वयं अपने आप लड़की को देखा था। अच्छा, एक कर्नल साहब की बेटी थी, मेरे ही जिला के थे। लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी, वो भी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज उनको मजबूरन करना पड़ा था। मजबूरन करना हाँ, पड़ा। उनकी 6 लड़की थी और मैंने उनको देखा। हमारे यहाँ दहेज प्रथा की थी। मैंने उनको बोला, आपकी ये लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारे साथ, हम इससे शादी करेंगे, और हो गया। अच्छा, तो जाति नहीं देखी आप? जाति ही है, वो जाति ही में है, जाति में ही है। जाति में ही है, वो जाति में ही है। यानी कि प्रेम भी हुआ तो अपनी जाति में। जाति में हुआ। ऐसा ही होना चाहिए, प्रेम भी अपनी जाति में करना चाहिए। कोशिश करें, जो अगर आप जिस जाति और वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न लिए हैं, उस जाति वर्ण व्यवस्था को आप कायम रखें। अगर आप अपने से ऊंचे या छोटे जाति पर मैरिज करते हैं और उससे जो बच्चा पैदा लेगा वो वर्ण संकर होगा, वो जो है आपके लिए शुभदायक नहीं होगा। क्यों? अशुभदायक कौन होगा। कहता है कि ये शुभदायक? कोई कहता नहीं है। उसकी लक्षण, अगर आप ब्राह्मण हैं और आप, अगर मैं मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैं किसी शूद्र कन्या से शादी कर लेता हूँ, कर लिया। है ना, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जो आपकी जो ब्लड और वातावरण की जो परवरिश है, उसमें फर्क होगा। अशुद्ध हो जाएगा क्या ब्लड? नहीं, ब्लड नहीं अशुद्ध होता है। ब्लड अशुद्ध होता तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी में इतने लोग क्यों जाते? ब्लड नहीं अशुद्ध होता है, उसकी परवरिश, उसकी आचरण, उसके ऊपर पड़ने वाला साया, उसे कहते हैं वर्ण संकर, और ये वेदों में प्रमाणित है। अच्छा, यानी कि जाति घूम फिर के आ ही जाती है। जाति है कि जाति नहीं है? जाति- क्यों नहीं जाती है जाति? सुनिए, जाति हम क्यों आप झा बने रहते हैं? क्यों हम गौर बने रहते हैं? ये क्यों हट नहीं जाता है? ये बताइए। इसलिए नहीं हट सकता, जो ये जब तक खद्दर रूपी जल्लाद हमारे ऊपर शासन नहीं, करे। देखिए, ये अब निजी जीवन का जो भार है ना, वो खद्दर रूपी जल्लादों पे नहीं डाला जा सकता। मान लीजिए क्या एक- हम अपनी एक निजी मैं- जीवन में मैं- अपनी जाति को नहीं खत्म कर सकते? सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं जिस गांव से हूं, यहाँ बहुत लोग हमारे होंगे जी। अगल बगल के, 60 बीघा जमीन का मालिक था हाँ, मैं। आप। मुझे फादर दे के गए थे। हाँ। जब हम उस समाज में प्रफुल्लित हुए और पत्रकार बने, तो मैंने गांव में गया तो वहाँ मैं देखता था, जो 5 किलो धान चावल जिसका बनता है, वो 12 घंटा काम कराने के बाद लोगों को दिया जाता था। अब उन बेचारे को 12 घंटा काम करके गया, उसको सामने बच्चे बीमार हैं, उसे तो चाहिए मेडिसिन। अब वो गांव में 2-3 दुकान है, वो धान बेचने जाएगा तो जिसकी कीमत 5 रुपये, वो 2 रुपये किलो लेगा। एक तो उसका वहाँ मरण और शोषण हुआ। तो मैंने सुबह उठ करके एक प्लान बनाया, जो हमारे गांव में क्यों नहीं, 90 में ये क्यों नहीं, जो 250 रुपया इनकी मजदूरी हो, जिसके लिए मेरे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और बिरादरी जो हमसे भी बड़े पैसे वाले थे, उन्हें मेरा बहिष्कार किया, उन्होंने विरोध किया। विरोध किया। उन यानी कि जातिवाद है इस दुनिया में। समाज में है, हाँ। है, मिथिला में, राज्य में रहेगा? नहीं रहेगा। वहाँ का जो परवरिश हो रहा है और वहाँ जो अभी का जो हालात, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि शादी जो है वो अपने ही
अपने ही जाति में कीजिए, आपको वर्ण व्यवस्था को बनाए रखिए। वो पारिवारिक वर्ण व्यवस्था आपको बनाना ही पड़ेगा। आप कारण बताइए ना। कारण यही है, जो निजी जिंदगी को आप जो है समाज से नहीं जोड़ सकते ना। क्यों? आपका समाज बहिष्कार करेगा, कितने को आप जाके अरे देखिए, जो समाज मेरी निजी जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो समाज का क्या अधिकार है कि मेरे निजी जीवन में बोले? नहीं घुसना। अगर मैं शादी करता हूँ किसी और वर्ण में, किसी और जाति में, तो आप कौन है जो मुझे वो मना करेंगे? मना नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है दोनों पक्ष की, जिस पक्ष की लड़की होगी और जिस पक्ष का लड़का होगा, दोनों में जो है तो आप उस सामाजिक व्यवस्था को समर्थन करते हैं? उन सामाजिक व्यवस्था को हम समर्थन अगर करते होते तो हम भी वहीं बैठे होते और उन्हीं में मिलाए होते। हम जो वहाँ से निकल करके बाहर आ करके, लेकिन फिर भी कहते हैं वर्ण व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था पर्सनल आपके लिए बरकरार रहना चाहिए ना, समाज पर क्यों थोपोगे भाई? अच्छा, आप अपने के अंदर मेंटेनेंस करें। आपने एक संकल्प लिया, जो मैंने अच्छा काम करूंगा, गलत नहीं करूंगा, हाँ। तो आपको उस गलत काम पर कोई लाएगा तो उससे आप जो है डाइवर्ट होंगे ना, आप उसके साथ नहीं बैठेंगे। उसी तरह होता है समाज में भी। देखिए, महीन जातिवाद है ये। जी, ये महीन जातिवाद है जो आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, मिथिला राज्य की मांग जो है बहुत समय से हो रही है। आप इसको खुद समझिए कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है। समझिए और अपनी राय बनाइए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।